हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं हसन अली और आप देख रहे हैं तैयारी जोन। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए, हम लाए हैं इतिहास, जो चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास चलेगा। तो उसका चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास चलेगा, क्लास 10। तो चलिए देखते हैं इतिहास की दुनिया, फुल एक्सपेरिमेंट। चलिए, तो चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास चलेगा। तो आज हम लाए हैं यूरोप का राष्ट्रवाद। तो चलिए हम देखते हैं यूरोप का राष्ट्रवाद में क्या कहता है। चलिए तो देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। समान अर्थों में राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना विकास करना, जैसे अपने देश के लगाव की ओर, राष्ट्र की ओर विकास की भावना करना। चलिए अगला देखते हैं। दूसरे अर्थों में राष्ट्र एक ऐसी भावना है, दूसरे अर्थों में राष्ट्र एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवर्तनों में रहने वाले लोगों की एकता बनाती है। जैसे हमारे देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की एकता बनाती है, तो इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक है 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था। जो 1830 में जुलाई की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं। 1830 की जुलाई क्रांति में परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही थी, मतलब निरंकुश राजाशाही था। वहाँ संवैधानिक गणतंत्र ले लिया था। इस क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पूर्ण जीवित कर दिया गया, मतलब दोबारा उसे, इस क्रांति ने उसे पूर्ण जीवित कर दिया था फ्रांस के। आगे देखते हैं। फ्रांस में राष्ट्रवादी मार्ग वर्ग की राजनीतिक महत्व बढ़ गई थी, मतलब इसकी जो पूर्ण क्रांति हुई थी उससे उसकी राजमार्ग और महत्व बढ़ गई थी। तो इसे जुलाई क्रांति फ्रांस के प्रभाव पड़ा था, जो 1830 में हुआ था। तो चलिए इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो चलिए इसकी क्रांति का क्या कारण था, इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं आपको। चलिए देख लेते हैं। 1830 की क्रांति के बाद लुईस फिलिप्स फ्रांस का राजा बना। लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना था, जो 1848 में। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अवलंब, मतलब अपने विरोधियों को खुश करने के लिए अपनी नीति एक बनाई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अवलंब करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, मतलब ये जो था लुईस फिलिप्स, जो 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जो बहुत, मतलब कट्टर मतलब होता है जैसे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वह किसी भी तरह से वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। जैसे कोई भी कार्य देश के प्रति अगर हो रहा है तो उसके टांग अड़ाना, मतलब विरोध करना, उसकी कट्टरवादी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। उसने विदेश नीति में कोई सफलता हासिल नहीं किया था। जैसे दूसरे नीति, मतलब विदेश में अपना कोई नीति में कोई हासिल प्राप्त नहीं किया था, मतलब कोई भी शक्तिशाली प्राप्त नहीं किया था। उसके बाद शासन काल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी समाप्त हो गई। उसी के शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्यापक हो गई थी, मतलब पूर्ण रूप से बेरोजगारी और भूखमरी आ गई थी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया था। वह राजा था जो एक विशाल भोज का
आयोजित किया, जो राजा ने इस पर रोक लगा दी गई। जो भोज आयोजित किया था इस पर राजा ने जो रोक लगा दी थी। अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए में जुलूस निकाला गया। इस पर पुलिस ने गोली चलाई। मतलब वह कट्टरवादी राजा था, जो एक जुलूस निकाला गया था उस पर उसने गोली चलवाई, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 की क्रांति का आरंभ हो गया। जो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हो गया था। इसमें क्या था, मतलब कारण क्या थे, तो इसमें कारण हम आप लोग को बता दिए। और उसके बाद जो 1848 की क्रांति आरंभ हो गई, उसी के शासनकाल में जो क्रांति की आरंभ कर दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्रांति का आरंभ कैसे हुआ और किस तरह हुआ। तो मेरे साथ बने रहे ताकि मैं हर एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता दूं, ताकि आपको क्लास 10 में एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाइयाँ ना हो और पूरी तरह आप लिख के आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।